सो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है यूरिन पास करने की, और ऐसा लगता है कि अगर पेशाब नहीं गए तुरंत तो लीक ही हो जाना है। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का अर्थ होता है जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस हुआ उस समय यूरिन थोड़ा सा लीक कर गया। स्ट्रेस जैसे कि खांसी आई, जो इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर जिसमें बढ़ता है, या छींक आई, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जोर के पेशाब लगा और मे बी टॉयलेट में कोई बैठा हुआ है, कोई गया हुआ है और नहीं मिला वॉशरूम, तो वहीं पे यूरिन लीक हो जाए, दिस इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो उन महिलाओं में जिनमें पहली डिलीवरी काफ़ी देर से हुई हो, उनमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस के। वन इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कि मसल को भींच के थोड़ी देर तक रोकना होता है और 1 से लेकर 10 तक गिनती गिननी होती है। द अदर इज अ क्विक फ्लिक्स, सो तुरंत स्क्वीज करना और तुरंत रिलैक्स करना है, तुरंत स्क्वीज करना है, तुरंत रिलैक्स करना है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में एक बार फिर जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं। उनसे आज बात करेंगे मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज पर हमने पूरी एक सीरीज बनाई है। महिलाओं में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का वो सामना करती हैं और उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हमने बनाए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन मेनोपॉज के बाद एक यूरिन होल्ड करने, यूरिन लीकेज की समस्या है, वो महिलाओं में बढ़ जाती है। यूरिन होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? क्या इससे बचा जा सकता है कुछ करके? इस पर बात करेंगे। वेलकम सर। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फिर से मौका देने के लिए आपके चैनल पे उपस्थित होने का। और मेनोपॉज के बाद जो यूरिन से संबंधित महिलाओं में, मैं थोड़ा सा ब्रॉडली बता देता मेरा हूँ। पहला सवाल ही यही है हाँ, कि क्यों मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो मैक्सिमम महिलाएं इस पर बात नहीं कर रही कि यूरिन लीकेज हो रहा है, खांसते हुए, छींकते हुए यूरिन लीक हो जाता है, या अचानक वो होल्ड नहीं कर पाती, उन्हें भागना पड़ता है यूरिन के लिए। तो मेनोपॉज के बाद ऐसा क्या क्या बदलाव आते हैं उनकी बॉडी में कि ये समस्या हो जाती है? सो मेनोपॉज का अर्थ होता है हार्मोन्स का विथड्रॉल होना। तो एक लेडी की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, या उसके जो हार्मोन्स की साइकिल होती है, जो रिप्रोडक्टिव फेज में रहती है, धीरे धीरे जब वो एग्स उसके ओवरी से एग्जॉस्ट होने लगते हैं, दैट देन द हार्मोन लेवल बिकम्स लो। सो मेनोपॉज इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट जो कि नॉर्मल रूप से सभी महिलाओं के बॉडी में होती है एट द एज ऑफ से 45, 50, 55, 60 ईयर्स, जिसमें कि उनके हार्मोन्स के लेवल में कमी हो जाती है, एंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। और ये हार्मोन विड्रॉल या हार्मोन की कमी होने की वजह से बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। जो यूरिन से संबंधित लक्षण आते हैं वो प्रेडोमिनेंटली उसके 3 कारण होते हैं। नंबर 1, बिकॉज ऑफ हार्मोनल विड्रॉल, जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, जो वेजाइना है या जो यूरिथ्रा है या जो ब्लैडर नेक है, उसमें हार्मोन की कमी की वजह से एट्रोफी होने लगती है, उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत है वो कमज़ोर होने लगती है। So that is one reason. The second reason is because of menopause, these women uh, develop a condition during the perimenopausal period, जो कि मेनली से 40 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में, जिसमें कि ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है। सो ओवर एक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर इज़ अ कंडीशन जिसमें कि पेशाब की थैली बिना दिमाग के कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। सो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है यूरिन पास करने की, और ऐसा लगता है कि अगर पेशाब नहीं गए तुरंत तो लीक ही हो जाना है या कपड़े गीले हो जाएंगे, तो दे रश टू द टॉयलेट। ये सेकेंड रीज़न होता है। और तीसरा रीज़न इस एज ग्रुप में होता है बिकॉज ऑफ रिकरेंट यूटीआई। जब मीनोपॉज होता है तो उसकी वजह से यूरिथ्रा, जो पेशाब की नली है, या जो वेजाइनल ऑरिफिस है, या यूरिथ्रल ओपनिंग है, उसमें कहीं करंकल हो जाता है, कई बार स्टेनोसिस होने लगती है, या कई और कारण होते हैं जिसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई होने लगता है। विमेन में बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है पेशाब की थैली में, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी पेशाब आता है और अचानक से ओवर एक्टिविटी होती है और उसको रोक पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। तो ये 3 कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक मिक्स्ड
इनकॉन्टिनेंस टाइप की पिक्चर आती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है या किस प्रकार का यूरिन लीकेज है। हुँ। तो पहले कारण जाना जाए, उसके बाद हाँ, पहले जो इलाज पे काम होता सबसे है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का यूरिन हुँ, लीकेज है। जो सबसे कॉमन होता है उसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का अर्थ होता है जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस हुआ, उस समय यूरिन थोड़ा-सा लीक कर गया। स्ट्रेस जैसे कि खाँसी आई, जो इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर जिसमें बढ़ता है, या छींक आई, या किसी बच्चे को गोदी में उठा लिया, या कोई भारी बकेट उठा ली, पानी भरा हुआ है या कपड़े रखे हुए, ऑल ऑफ अ सडन कोई काम किया या कभी बहुत हँसे, थोड़ा-सा यूरिन लीक कर गया एंड दे माइट हैव टू यूज़ पैड्स। इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जो दूसरा इनकॉन्टिनेंस है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। उसमें प्रेडोमिनेंट सिम्पटम अर्जेंसी होता है। अर्जेंसी का अर्थ है कि बहुत तेज़ी से पेशाब लगा और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। सो इट इज़ दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ज़ोर के पेशाब लगा और मे बी टॉयलेट में कोई बैठा हुआ है, कोई गया हुआ है और नहीं मिला वॉशरूम, तो वहीं पे यूरिन लीक हो जाए। दिस इज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तीसरा जो इनकॉन्टिनेंस का सिम्पटम है उसमें है कि यूटीआई के साथ इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, यूटीआई के साथ ओवर एक्टिविटी हो रही है। तो उसमें यूटीआई के भी सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होना, या फिर कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, या बहुत ज़ोर लगा के पेशाब होना, दर्द होना, लोअर हिस्से में या पूरे पेल्विस में दर्द करना, और उसके साथ थोड़ा-सा यूरिन लीक करना। सो ये तीसरा प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है जो कि यूटीआई के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये तीनों कई दफ़े अलग-अलग भी होते हैं, कई दफ़े मिक्स्ड भी होते हैं, और कई दफ़े एक दूसरे की प्रेज़ेंस में एम्प्लीफाई हो जाते हैं। पर हर महिला को नहीं होता और कइयों को बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा क्यों? मेनोपॉज़ तो सब महिलाओं को हो रहा है, लेकिन कुछ को ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा क्यों? सो विमेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो व्हेनेवर डिलीवरी हैपेंस थ्रू द वेजाइनल रूट, तो पेल्विक टिश्यूज़ जो होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें स्ट्रेच पड़ता है, वो लैक्स हो जाती हैं। हुँ, प्यूबियो रेक्टालिस है, प्यूबोकॉक्सिजियालिस है, बहुत सी मसल्स होती हैं पेरिनियम की, जो कि हर लेडी की जो डिलीवरी होती है वो अलग-अलग तरह की होती है। आजकल लोग सिज़ेरियन करा लेते हैं, लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, किसी का कई बार प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है, कई बार बच्चे का सर काफ़ी देर तक अंदर दबा रहता है, कई बार फॉरसेप्स डिलीवरी होती है, कई बार थोड़ा समय लगता है डिलीवरी में। तो अलग-अलग, और किस कंडीशंस में उसकी डिलीवरी हुई है, किस गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन ने उसकी डिलीवरी हैंडल की है, उस पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अंदर पेल्विक टिश्यूज़ में कितना स्ट्रेच हुआ है, राइट। बच्चे का वेट कितना था, केफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन तो नहीं था, बच्चे के सर में और नीचे पेल्विस में डिस्प्रपोर्शन तो नहीं था। तो बड़े रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से अलग-अलग लेडी में अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं, या अलग-अलग तरह की इंजरी हो सकती है। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज़ ओवर हो जाता है, जब हार्मोन्स विथड्रॉ होते हैं, तब ये मसल्स धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। अच्छा, मतलब जो 25 से 30-32 साल की उम्र में जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हुँ। उसका असर आपको 40-45-50 साल में जब मेनोपॉज़ होगा, तब हाँ, नज़र आ सकता है? हाँ, और इसीलिए जो वुमेन की डिलीवरी जितनी देर से होती है, हुँ, एक वुमेन की पहली डिलीवरी से 25 साल में हुई, दूसरी कोई लेडी उसकी 35 साल में पहली बार हुआ। तो जितना डिले होता है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में, ऐसा देखा गया है कि उतनी ज़्यादा इंजरी होती है, उतना ही टिश्यू ट्रॉमा ज़्यादा होता है। तो उन महिलाओं में जिनमें पहली डिलीवरी काफ़ी देर से हुई हो, उनमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। ओह! तो अब रीज़न तो ये हो गए, लेकिन फिर अब अपने उनकी महिलाओं की तो बस में ही नहीं है, तो हाँ। अब वो खुद क्या कर सकती हैं? आप ये भी बताइए कि वो घर पे कुछ कर सकती हैं और इसके अलावा और क्या ऑप्शन होते हैं? जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, इसकी बड़ी वेरिंग टाइप की सिवियरिटी होती है। इसको हम लोग यूरेथ्रल हाइपर मोबिलिटी के टेस्ट से देखते हैं कि यूरेथ्रा कितना हाइपर मोबाइल है। वो एक तरह का टेस्ट होता है जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कितनी सीवियर डिग्री का इनकॉन्टिनेंस है। नॉर्मली जो माइल्ड डिग्री का इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि 1 पैड या 2 पैड पूरे दिन में यूज़ हो रहा है, जो कि थोड़ा-सा गीला हो रहा है। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट और लाइफ़स्टाइल, हुँ, वेट रिडक्शन, एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल।
एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ कीगल्स एक्सरसाइजेस, जो राइट। कि अच्छे तरीके से की जा सकती हैं। कीगल्स एक्सरसाइजेस करने के लिए बहुत सी मेथड्स डिस्क्राइब्ड हैं। दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस के। वन इज़ कॉल्ड एज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कि मसल को भींच के थोड़ी देर तक रोकना होता है और 1 से लेके 10 तक गिनती गिननी होती है। नॉर्मली हम लोग जब समझाते हैं तो बताते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर किसी को पॉटी जाने का सेंसेशन हो, उसको रोकने के लिए सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, एनस को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना होता है और आँख मूंद के 1 से लेके 10 तक गिनती गिननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is called as a sustained contraction. The other is a quick flex. So तुरंत स्क्वीज करना और तुरंत रिलैक्स करना है, तुरंत स्क्वीज करना है, तुरंत रिलैक्स करना है। सो दीज आर द क्विक फ्लिक्स। सो इन दोनों एक्सरसाइजेस को अल्टरनेटिवली करीब करीब 10-10 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 दफ़े करना होता है। इसके अलावा कुछ एक पेसरीज आती हैं या फिर कुछ एक मॉडल्स आते हैं जिसके जैसे कुछ वुमेन को समझ में नहीं आता किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, देन दे कैन टेक हेल्प ऑफ दोज पेसरीज और रिंग्स, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेज आर द मेन स्टे ऑफ दिस ट्रीटमेंट एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। कीगल एक्सरसाइजेज आप सजेस्ट करते हैं कि अगर इनकॉन्टिनेंस से बचना है तो आप कीगल एक्सरसाइजेज ही करिए। और कीगल एक्सरसाइजेज पर हमने एक वीडियो डॉक्टर हर्षनीत के साथ बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ज़रूर देखिए। प्रॉपर तरीका, और जैसे सर ने भी बताया, उसमें भी आपको डिटेल में कीगल एक्सरसाइज आप कैसे घर पर कर सकते हैं वो बताई गई है। सो कीगल एक्सरसाइज बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कुछ और उसके अलावा ऑप्शन है? सी उसके बाद तो देन दे शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद तो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या स्पेशली जो फीमेल यूरोलॉजी में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें दिखाना चाहिए। और एक तो सिवियरिटी आप किसको कहते हैं इसको सीवियरिटी मतलब कि इनकॉन्टिनेंस में? सीवियरिटी नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ पैड्स पर डे, जैसे कि कोई लेडी अगर 1 या 2 पैड यूज़ कर रही है 24 घंटे में, देन दिस इज़ माइल्ड। अगर दिन भर में 3-4 पैड यूज़ हो जा रहे हैं, देन दिस इज़ मॉडरेट। या अगर उसको दिन भर ही यूरिन लीक कर रहा है, देन दैट इज़ अ सीवियर इनकॉन्टिनेंस। यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं। और ऐसे में देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस सच एज स्लिंग्स। स्लिंग्स आती हैं जो कि प्यूबो वेजाइनल स्लिंग होती है, प्यूबो यूरेथ्रल स्लिंग्स होती है, कई तरह के टेप होते हैं, ट्रांस ऑब्ट्यूरेटर टेप है। तो दे आर डिफरेंट डिवाइसेस, different kind of surgical methods which are employed to sling the urethra, because urethra hypermobile हो गई है, वो लटक गई है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। तो ऐसे में स्लिंग्स, प्यूबोवेजाइनल स्लिंग है या बर्च कॉल्पो सस्पेंशन करके सर्जरीज होती हैं। तो बहुत सी तरह की सर्जरीज होती हैं, डिपेंड करता है कि उनकी यूरेथ्रा की और ब्लैडर की एनाटमी और हाइपर मोबिलिटी कैसी है, उस हिसाब से उसका इलाज हो जाता है। इस ट्रीटमेंट से पहले एक और चीज़ है जिसको हम लोग बायो फीडबैक कहते हैं या न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसमें भी एक तरह की ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फिजियोथेरेपी होती है जिसमें कि बहुत ही टारगेटेड मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है इलेक्ट्रोड से, जिससे कि उनकी जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो बढ़ जाती है। उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। सो पहली स्टेज में कीगल्स एक्सरसाइजेस, सेकंड स्टेज पे बायो फीडबैक, एंड थर्ड स्टेज पे कम्स द सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। सो ऑल दीज प्रोसीजर्स आर क्वाइट स्टैंडर्डाइज एंड बहुत जगह बहुत से लोग कर रहे हैं। सो दीज आर इफेक्टिव प्रोसीजर्स एंड these can be sought if the exercises or biofeedback fails. महिलाएं इस पर बात नहीं करती। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें लगता है कि ये एज से रिलेटेड है, ये तो सबके साथ होना है, तो वो इसको झेलती रहती हैं। सालों गुजर जाते हैं, वो बात भी नहीं करती हैं। तो क्या कुछ आप टिप्स इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले जाते जाते कुछ टिप्स उनको देना चाहते हैं कि वो इसको मैनेज प्रॉपर तरीके से कर सके? बेसिकली अगर इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो इसको ज़रूर किसी न किसी की नॉलेज में लाना चाहिए, बिकॉज इनकॉन्टिनेंस एक तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। पहली चीज़ तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या किसी और प्रकार का इनकॉन्टिनेंस है। कई बार ओवर एक्टिविटी वाला इनकॉन्टिनेंस होता है, कई बार यूटीआई वाला होता है, कई बार
पोस्ट ऑपरेटिव इंजरीज होती हैं, हम्म, जैसे किसी की हिस्टेक्टमी हुई है, यूट्रस निकला है, या किसी का कोई और ऑपरेशन हुआ है, फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ है, हम्म। इसके बाद उसके बाद भी बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम। बढ़ सकती हैं। और उसके बाद कई दफ़े इंजरीज की वजह से भी ऐसा हो जाता है, फिस्टुला बन जाता है, यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला बन जाता है, या फिर वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला हो जाता है छोटा सा। तो ये सब की वजह से भी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो इनकॉन्टिनेंस के बहुत से कारण होते हैं, ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस वजह से है। देन अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द मेजर्स। इफ इट इज़ प्योर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, देन ऑफशोर कीगल्स एक्सरसाइजेज विल हेल्प। कीगल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और आप सजेस्ट करते हैं किस उम्र से महिलाओं को कीगल एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए ताकि आगे जाके इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी? या ओके, तो अगर वो रेगुलर कीगल एक्सरसाइजेस करती हैं तो हो सकता है कि जब 45-50 तक पहुंचेंगी तो मसल्स की टोन अच्छी रहेगी, और इट इज़ लाइकली दैट दे विल हैव लेसर डिग्री ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और नो तो इनकॉन्टिनेंस। ये लाइफस्टाइल में कीगल एक्सरसाइजेस बिल्कुल महिलाओं की होनी चाहिए। और ये शायद पुरुषों के लिए भी कहा जाता है कीगल बिल्कुल एक्सरसाइजेस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।